साल 1962। हिमालय की सफेद बर्फीली चोटियों पर गोलियों की आवाजें गूंज रही थी। हिंदी चीनी भाई भाई का नारा देने वाले भारत और चीन एक दूसरे के विरोध में रणभूमि पर खड़े थे। दोनों ओर से बंदूकें तानी गई थी और एक सवाल था कि ऐसा क्या हुआ कि भारत और चीन एक दूसरे के खिलाफ युद्ध लड़ने को तैयार थे। ऐसी क्या स्थितियां बनी और क्या ये सब स्वतंत्र भारत में हुआ या फिर इसकी नींव कई साल पहले अंग्रेजी हुकूमत के दौरान रख दी गई थी। एक महत्वपूर्ण सवाल और भी है कि भारत और चीन के बीच में तो तिब्बत नाम का एक देश हुआ करता था, तो अचानक चीन भारत का पड़ोसी कैसे बन गया और दलाई लामा कैसे भारत पहुंचे और क्यों बार बार दलाई लामा ये कहते हैं कि भारत और चीन के संबंध बिगड़ने में उनका भारत आना एक महत्वपूर्ण कड़ी है। इन सभी बातों को आज हम समझेंगे इस वीडियो में। दोस्तों, यहां पर हम बात करेंगे उन सभी तथ्यों की, उन सभी घटनाओं की जिसके कारण भारत और चीन के बीच में युद्ध हुआ, ऐसी स्थितियां बनी जिसके परिणाम स्वरूप चीन ने एक बहुत बड़ा हमला 1962 की जंग के रूप में भारत में किया था। दोस्तों, इस युद्ध की शुरुआत की अगर हम बात करें तो इसमें हमें बहुत सारी चीजों को एक एक करके समझना होगा। एक बहुत बड़ा सवाल आता है कि भारत और चीन, अगर हम पुराने नक्शे देखें तो ये दोनों तो कभी पड़ोसी थे ही नहीं। आज भी दोस्तों भारत की जो अर्धसैनिक सैनिक बल है, जो पैरामिलिट्री फोर्सेस है, उनकी वो इकाई जो भारत और चीन की सीमा की रक्षा करती है, उसे आईटीबीपी, इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस कहा जाता है। वो इंडो चाइना बॉर्डर पुलिस क्यों नहीं है? कहां गया वो तिब्बत नाम का देश जो भारत और चीन के बीच में हुआ करता था, जिसको हटा करके चीन जो है वह भारत का सबसे करीबी पड़ोसी बन गया। यहां पर करीबी रिश्तों के संबंध में नहीं बल्कि भौगोलिक तौर पर। दोस्तों, इन सभी विषयों को समझेंगे। भारत ब्रिटिश काल में, जब चीन के साथ में हम भौगोलिक रूप से ब्रिटिश काल के भारत को देखते हैं तो बीच में हिमालय की गोद में बसा हुआ तिब्बत नाम का देश था। इस तिब्बत नाम के देश के साथ क्या हुआ और कैसे ये पूरी की पूरी दुश्मनी बढ़ी, इसके विषय में हम इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे। ये कहानी है एक सीमा विवाद की, जो 1962 में नहीं हुआ बल्कि करीब 50 साल पहले हुआ, शिमला समझौते के रूप में। दोस्तों, साल था 1913। शिमला में तीन पक्ष एक सीमा निर्धारित करने के लिए इकट्ठे हुए। इन पक्षों में शामिल थे ब्रिटिश भारतीय सरकार, तिब्बत और चीन। ब्रिटिश भारतीय सरकार का प्रतिनिधित्व कर रहे थे एक ब्रिटिश अधिकारी जिनका नाम था सर हेनरी मैकमोहन। उद्देश्य यह था कि भारत और तिब्बत के बीच में सीमा को निर्धारित किया जाना है। हिमालय पर स्पष्ट रूप से एक बॉर्डर लाइन तैयार करनी है और इसी के अंतर्गत एक सीमा रेखा खींची गई जिसे नाम दिया गया मैकमोहन लाइन। आगे चल करके ये भारत और चीन के बीच की सीमा या बॉर्डर का नाम कहलाया। तिब्बत और भारत दोनों ने इस सीमा को स्वीकार कर लिया। भारत और तिब्बत के बीच में यह रेखा खींच दी गई जिसको नाम दे दिया गया मैकमोहन लाइन, और दोनों ही देशों को यह बॉर्डर, यह रेखा मंजूर थी। लेकिन इस शिमला समझौते में एक तीसरा पक्षधर भी था और वह था चीन। भारत और तिब्बत के इस समझौते पर चीन ने हस्ताक्षर नहीं किए क्योंकि चीन का कहना था कि तिब्बत के साथ में भारत का यह समझौता सही नहीं है, क्योंकि तिब्बत कोई स्वतंत्र राष्ट्र है ही नहीं। जी हां दोस्तों, ये पूरा का पूरा तिब्बत का इलाका चीन ने उसे एक राष्ट्र मानने से मना कर दिया। चीन कहता रहा, चिल्लाता रहा कि यह समझौता भारत और चीन के बीच में होना चाहिए, भारत और चीन मिलकर के अपना बॉर्डर, अपनी सीमा निर्धारित करेंगे, लेकिन हमने अपनी तरफ से, क्योंकि हमारे पड़ोस में तो तिब्बत था, वहां पर एक रेखा खींची, मैकमोहन लाइन उसे नाम दिया और हम वापस भारत आ गए। बात साल 1914 की। चीजें चलती रही, समय आगे बढ़ता गया और 1947 में भारत आजाद हो गया। भारत को आजाद हुए अभी केवल 2 साल ही बीते थे। साल था 1949, 1949। चीन के अंदर एक बड़ा सत्ता परिवर्तन हुआ और माओ जेडोंग के नेतृत्व में पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की घोषणा कर दी गई। इसी के साथ साल 1950 में
चीन ने अपनी सेनाओं को तिब्बत भेज दिया और देखते ही देखते पूरे के पूरे तिब्बत पर कब्जा कर लिया। दोस्तों, वो भौगोलिक क्षेत्र जो एक स्वतंत्र देश कभी हुआ करता था, अब वो चीन की सेनाओं के नियंत्रण में था और अब वो चीन का हिस्सा बन चुका था। भारत ने औपचारिक विरोध तो नहीं किया, लेकिन एक चिंता जो है वह भारत के लिए बन चुकी थी। एक तरफ तिब्बत के लोग चीन को अपना स्वतंत्र अस्तित्व नहीं मानते थे और दूसरी ओर वो चीन जो शिमला कन्वेंशन से ही भारत और तिब्बत के बीच में बनी हुई सीमा रेखा को नहीं मानता था, अब वह भारत का एकदम करीबी पड़ोसी बन चुका था। दोस्तों, ये एक ऐसा पड़ोसी था जो 1914 से 1914 के शिमला कन्वेंशन से ही मैकमोहन लाइन का विरोध करता हुआ आ रहा था, मगर उसके विरोध को हमने उस समय तवज्जो नहीं दी थी। कारण सिर्फ यह था कि हमारे साथ चीन का कोई सीधा बॉर्डर कभी था ही नहीं। लेकिन अब वो कंडीशन खत्म हो चुकी थी। अब चीन और भारत बिल्कुल इमीडिएट नेबर्स बन चुके। दोस्तों, लगातार चीजें बदल रही थी। चीन जो है वह मैकमोहन लाइन को स्वीकार ना करते हुए भारत के क्षेत्रों में अपना वर्चस्व बनाने में जुटा था और यहीं से भारत और चीन के बीच में सीमा विवाद की शुरुआत होती है। सीमा विवाद के तीन मुख्य कारण थे। पहला था अक्साई चीन, दूसरा था मैकमोहन रेखा और तीसरा था नेफा, जिसका अर्थ था नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी, जिसे आज हम अरुणाचल प्रदेश के नाम से जानते हैं। दोस्तों, अक्साई चीन भारत का हिस्सा था, लेकिन चाइना उसे तिब्बत और शिनजियांग को जोड़ने वाला एक क्षेत्र मानता था और इसी के अंतर्गत 1950 में इस इलाके में चीन ने एक महत्वपूर्ण सड़क निर्माण योजना शुरू कर दी। वहीं दूसरी ओर मैकमोहन को लेकर के तो विवाद लंबे समय से चल ही रहा था। दूसरा विवाद खड़ा हुआ नेफा को लेकर के, जो आज अरुणाचल प्रदेश कहलाता है। भारत इस नॉर्थ ईस्टर्न फ्रंटियर एजेंसी को अपना हिस्सा मानता था, अपना हिस्सा बताता है, लेकिन चीन के अनुसार ये दक्षिणी तिब्बत का हिस्सा है। तो चीन इस नेफा अरुणाचल प्रदेश के क्षेत्र पर भी अपना वर्चस्व बनाने की कोशिश करता रहा। यह सीमा विवाद अभी चल ही रहा था। इसी दौरान भारत में ये लगने लगा कि हमें चीन के साथ में अपने संबंधों को बेहतर बनाना होगा, क्योंकि भारत में दोनों ओर अगर हम देखें भौगोलिक तौर पर, जो भारत के पश्चिमी सीमाएं हैं, जो वेस्टर्न बॉर्डर्स हैं, वहां पर हमारा पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान, आजादी के बाद संबंध पाकिस्तान के साथ भी स्थिर नहीं थे। तो दूसरी ओर ईस्टर्न साइड पे पूर्वी सीमाओं पर यदि चीन के साथ में संबंध अच्छे नहीं हुए तो दोनों ओर से दुश्मन देशों के बीच में भारत घिर जाएगा। और इसी चीज को देखते हुए साल 1954 में भारत की ओर से प्रधानमंत्री पंडित नेहरू ने यह प्रयास करा कि चीन के साथ में संबंधों को बेहतर बनाया जाए और भारत और चीन के बीच में पंचशील नाम का एक एग्रीमेंट साइन किया गया। दोस्तों, इस पंचशील एग्रीमेंट के साथ ही यह नारा दिया गया, हिंदी चीनी भाई भाई। हिंदी चीनी भाई भाई के नारे के साथ पंचशील समझौते के अंतर्गत 5 प्रमुख बिंदुओं पर दोनों देशों की दोस्ती की शुरुआत हुई। वह 5 बिंदु कुछ इस प्रकार थे। पहला था एक दूसरे की क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता का सम्मान करना। दूसरा था एक दूसरे पर आक्रमण ना करना। तीसरा था एक दूसरे के आंतरिक मसले में हस्तक्षेप ना करना। चौथा था समानता और पारस्परिक लाभ एक दूसरे को देना। और पांचवा था शांतिपूर्वक सह अस्तित्व। उद्देश्य यह था कि भारत अपनी अखंडता, अपनी संप्रभुता को सुनिश्चित करेगा, चीन अपनी को, दोनों एक दूसरे के विरोध में किसी प्रकार का कोई अटैक, कोई हमला, कोई एग्रेशन नहीं दिखाएंगे। दोनों शांतिपूर्वक अपने अपने अस्तित्व में रहेंगे। एक म्यूचुअल कोएग्जिस्टेंस की बात यहां पर की गई। सभी को लगा कि भारत और चीन के संबंध जो है वह सुधर गए हैं, दोनों देशों में दोस्ती हो गई है। लेकिन चीन के अंदर लगातार राजनीतिक हालात जो है वह बदल रहे थे। चीन लगातार तिब्बत पर अपना वर्चस्व, अपना स्वामित्व बनाने में लगा हुआ था। इसी दौरान एक बड़ी घटना होती है। तिब्बत के अंदर जो लोग हैं वह बौद्ध धर्म से ताल्लुक रखते हैं और बौद्ध धर्म से ही संबंधित बुद्धिस्ट नेता
दलाई लामा को फॉलो करते हैं। दोस्तों, जब तिब्बत पर चीन के आक्रमण और तिब्बत पर चीन की सेनाओं के जो अटैक्स थे वो बढ़ने लगे, तो एकाएक लोगों को ये लगने लगा कि उनकी जान को खतरा है। और दूसरी ओर जो चीनी सेनाएं थी, उन्हें ये लगने लगा कि यदि उन्होंने धार्मिक नेता, बौद्धिक धर्म के नेता दलाई लामा को पकड़ लिया, तो लोग जो है वह उनके समर्थन में शायद चीन का वर्चस्व मान लें। इसी चीज को देखते हुए दलाई लामा अपने कुछ साथियों के साथ साल 1959 में तिब्बत से इस डर से निकले कि कहीं चीनी सेनाएं उनकी जान को कोई नुकसान ना पहुंचाएं, वह वहां से निकलकर नेपाल होते हुए भारत पहुंच गए। इस स्थिति में जब दलाई लामा भारत पहुंचे, तो भारत ने मानवीय रूप में दलाई लामा और उनके अनुयायियों को भारत में शरण दे दी, यानी कि भारत की ओर से पॉलिटिकल अजाइलम जो है वह दलाई लामा को दे दिया गया। इसी के साथ में दलाई लामा को मौजूदा हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में एक छोटा सा इलाका है जिसे मैक्लोडगंज कहा जाता है, हिमालय की गोद में बसा हुआ ये छोटा सा शहर है, वहां पर आज भी दलाई लामा और उनके अनुयायी, उनके फॉलोअर्स रहते हैं। वह आज भी वहां पर तिब्बती गवर्नमेंट इन एग्जाइल चलाते हैं। धर्मशाला का मैक्लोडगंज दलाई लामा और तिब्बतियन सरकार का मुख्यालय बन गया। भारत की तरफ से दलाई लामा को शरण तो दे दी गई थी, लेकिन चीन ने इस घटना को भारत का एक बड़ा कदम माना, जिससे भारत और चीन के संबंध खराब हो सकते थे। यही कारण है कि आज भी दलाई लामा कई बार कहते हुए नजर आते हैं कि भारत और चीन के संबंधों के बिगड़ने में उनका भारत आना और भारत सरकार का उन्हें पॉलिटिकल असाइलम देना एक बहुत महत्वपूर्ण कड़ी है। दोस्तों, अब वो जो हिंदी चीनी भाई भाई का नारा था, वो जो पंचशील के 5 मुख्य बिंदु थे, वे धीरे धीरे अपना अस्तित्व खोते जा रहे थे और संबंध जो है वह बिगड़ते जा रहे थे। इसी दौरान भारत ने एक फॉरवर्ड पॉलिसी अपनाने का फैसला किया। दोस्तों, क्योंकि लगातार दोनों ही देशों के बीच में सीमा पर तनाव बढ़ रहा था और भारत को यह लगने लगा कि हमें, यदि वो इलाके चाहे अक्साई चीन हो, चाहे नेफा का इलाका हो या मैकमोहन लाइन हो, यदि इनको स्थिर बनाए रखना है तो भारत को अपनी सेनाओं के माध्यम से इन इलाकों में अपनी मौजूदगी दर्ज करानी होगी। और इसी के अंतर्गत भारत ने सीमा पर, जो चीन के साथ भारत की सीमा थी, वहां पर छोटी छोटी चौकियां बनाने का काम शुरू कर दिया। मुख्यतः ये चौकियां जो हैं वह विवादित क्षेत्रों में, जिसमें अक्साई चीन आता था, नेफा का इलाका आता था, वहां पर इन चौकियों का निर्माण होना शुरू हुआ। और इसी की वजह से दोनों देश की सीमाओं के बीच में हल्के फुल्के विवाद जो है वह होने लग गए। भारत का उद्देश्य इतना था कि यदि इस विवादित इलाके में भारत की सेनाओं की तैनाती की जाएगी, तो भारत का जो क्लेम है, भारत का जो दावा है इन इलाकों पर, वह धीरे धीरे मजबूत होगा। लेकिन भारत के सामने यहां पर कुछ चुनौतियां ऐसी थी कि भौगोलिक स्थिति जो है वो बहुत ही कठिन थी। हिमालय की बर्फीली चोटियां थी, यहां पर चौकियों का निर्माण करने के बाद वहां पर जरूरी हथियार सामग्री पहुंचाना बहुत ही मुश्किल था। रसद की आपूर्ति बहुत कमजोर थी भारत के पास, क्योंकि मात्र कुछ ही साल पहले हम अंग्रेजी हुकूमत से आजाद होकर के आए थे, तो वित्तीय संसाधनों की कमी थी, जिस कारण से पर्याप्त मात्रा में हथियार, गोला बारूद आदि हमारे पास नहीं था। हमारे पास सर्दी में युद्ध लड़ने के लिए या बर्फ की चोटियों पर रहने के लिए भारत की सेना के पास उपकरण भी मौजूद नहीं थे। लेकिन फिर भी हमने फॉरवर्ड पॉलिसी को अपनाया और चीन की बढ़ती घुसपैठ को रोकने की कोशिश करी। भारत को यह लगता था कि अगर हम ऐसा करेंगे तो भारत का इन इलाकों पर भारत अपनी उपस्थिति दर्ज करा पाएगा। किसी प्रकार का युद्ध छेड़ने का उद्देश्य हमारा नहीं था और हमें यही चीन को लेकर के भी लगता था कि चीन जो है वो किसी प्रकार का पूर्ण युद्ध यहां पर नहीं करेगा। भारत की उपस्थिति से चीन उन इलाकों से पीछे हो जाएगा और सीमा पर भारत का जो दावा है वह धीरे धीरे मजबूत होगा और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत मजबूती से अपना पक्ष जो है वह रख सकेगा। दोस्तों, ये फॉरवर्ड पॉलिसी 1961 से 1962 के बीच में भारत ने अपनाई और इसी के परिणाम स्वरूप अक्टूबर 1962 को चीन की ओर से
भारत पर हमला कर दिया गया। दोस्तों, हिमालय की बर्फीली चोटियां अब युद्ध भूमि में बदल चुकी थी। वो सफेद हिमालय की बर्फ अब सैनिकों के खून से लाल हो रही थी। ये वही दौर है जिसके लिए लता मंगेशकर जी का बहुत प्रसिद्ध गीत ऐ मेरे वतन के लोगों लिखा गया है। तो उसमें जब वो लाइन आती है, जब घायल हुआ हिमालय खतरे में पड़ी आजादी, वो इसी हिमालय की बात करता है। वो सफेद हिमालय अब भारत के सैनिकों के लाल रक्त से लाल हो चुका था। दोस्तों, कारण साफ था, ना तो हम इस युद्ध के लिए तैयार थे, क्योंकि फॉरवर्ड पॉलिसी के दौरान भी भारत का यही मानना था कि ना तो हम एक किसी प्रकार का युद्ध चीन से चाहते हैं और ना ही चीन कभी पूर्ण युद्ध की दिशा में आगे बढ़ेगा। इस वजह से हमारे लिए यह बहुत ही सरप्राइजिंग था। दोस्तों, बिना किसी जानकारी के, बिना किसी वार्निंग के चीन ने भारत पर हमला कर दिया और बर्फीले इलाकों में लड़ने के लिए ना तो हमारे पास पर्याप्त मात्रा में वित्तीय संसाधन मौजूद थे, ना हथियार मौजूद थे और ना ही सैनिकों के पास बर्फ में पहनने वाले जूते तक नहीं थे। और इसी कारण से भारत को एक बड़े हार का सामना 1962 में करना पड़ा। दोस्तों, देश का मनोबल बुरे तरीके से टूट चुका था। देश ने भारी नुकसान उठाया था और इसी के साथ में युद्ध जो है उसने भारत के नक्शे को कुछ तरीके से बदल दिया। क्या क्या बदलाव आए 1962 के इस युद्ध के परिणाम स्वरूप? सबसे पहले तो जो अक्साई चीन का इलाका था, चीन ने उस पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया। भारत की रक्षा नीति जो है वह पूरे तरीके से बदल चुकी थी। हमें यह लगने लगा था कि हम किसी भी बाहरी खतरे से बचे हुए नहीं हैं। इस वजह से हमें जितनी जल्दी हो सके आधुनिक उपकरणों की और आधुनिक सेना की जरूरत पड़ेगी। हम बेहतर हथियारों की ओर बढ़ने लगे। हमने अलग अलग साजो सामान को सुरक्षा की स्थिति से बनाने के लिए जोर दिया। देश का रक्षा बजट जो है उसमें भारी वृद्धि की गई और आईटीबीपी, इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस का विस्तार हुआ और उसकी भूमिका और अधिक हो गई। सीमा पर इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट जो है वह अब तेजी से हो रही थी। भारत की विदेश नीति में बदलाव आया था। अब सुरक्षा पर अधिक ध्यान दिया जा रहा था और इसी के साथ में हमने पहले भी एक वीडियो में बात करी थी किस प्रकार से भारत अपना न्यूक्लियर बॉम्ब बनाया था। यह एक बहुत बड़ी घटना थी। 1962 की जंग ने भारत को यह यकीन दिला दिया था कि जब तक भारत एक परमाणु शक्ति नहीं बनता, कोई भी देश आकर के हमला कर सकता है और इसने भारत के परमाणु कार्यक्रम को महत्वपूर्ण गति दी, जिसके परिणाम स्वरूप भारत ने अपना न्यूक्लियर बॉम्ब जो है वह आगे चल करके हासिल किया। और इसी के साथ में भारत और चीन के संबंध जो है वह अब अविश्वास का शिकार हो चुके थे। वो अविश्वास्यता जो आज भी देखने को मिलती है, इसकी शुरुआत 1962 के युद्ध में हो गई थी। राष्ट्रीय स्तर पर गहरा एक प्रभाव जो है वह पड़ा था। भारत को बड़ा झटका लगा था और एक सीख मिली थी कि हमें एक मजबूत सेना की और मजबूत सीमाओं की बहुत ही ज्यादा जरूरत है। इसी के साथ में एक और बड़ी घटना इस युद्ध के परिणाम स्वरूप हुई थी। उस समय भारत में केवल एक सुरक्षा एजेंसी होती थी जिसे आईबी या इंटेलिजेंस ब्यूरो कहा जाता था। आईबी के पास किसी प्रकार की कोई भी जानकारी नहीं थी कि चीन भारत पर इतना बड़ा हमला करने वाला है और इसी वजह से जरूरत महसूस हुई कि हमें एक ऐसी खुफिया एजेंसी बनाने की जरूरत है जो केवल भारत के बाहर हो रही गतिविधियों की जानकारी भारत को दे। और इसी के परिणाम स्वरूप आगे चल करके भारत ने रिसर्च एवं एनालिसिस विंग, जिसे रॉ कहा जाता है, 1968 में 1968 में इसका गठन किया। दोस्तों, ये सारी की सारी चीजें जो है वह कारण परिणाम बनी भारत और चीन के युद्ध का। कारण क्या थे उनको हमने समझा। आज भी 1962 में जो युद्ध हुआ था, युद्ध तो खत्म हो गया, लेकिन उसकी कारण या उसके पीछे का जो सीमा विवाद था वह आज भी चलता हुआ आ रहा है। दोस्तों, नियंत्रण रेखा, जिसे एलएसी कहा जाता है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, भारत जिसे मैकमोहन रेखा मानता था, चीन ने 1962 के युद्ध में उस मैकमोहन लाइन को मानने से इनकार कर दिया और अलग अलग अक्साई चीन जैसे हिस्सों पर अपना कब्जा जमा करके वहां से एक नियंत्रण रेखा खींची, जिसे एलएसी या लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल कहा जाता है। तो दोनों देशों के बीच में करीब 3488 किलोमीटर की
LAC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल रेखा है, जिसमें लगातार तनाव जो है वह बना रहता है। दोस्तों LAC जो है वो पूरे तरीके से निर्धारित नहीं है, ऐसा कोई सेटल्ड बॉर्डर नहीं है। इस वजह से समय समय पर यहां पर दोनों सेनाओं के बीच में विवाद जो है वह खड़े होते रहते हैं। साल 1967 1967 में नथुला सिक्किम के अंदर दोनों सेना एक दूसरे के सामने आई, और यही इसी प्रकार के जो गतिरोध है या इस प्रकार की जो स्टैंड ऑफ है वो हमें देखने को मिले। साल 2017 में दोनों देशों के बीच में एक लंबा स्टैंड ऑफ हुआ, जिसे डॉकलैम स्टैंड ऑफ कहा जाता है। भूटान, चीन और भारत के ट्राई जंक्शन पर चीन एक सड़क का निर्माण कर रहा था, जिससे वह बहुत ही स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट पोजीशन ले लेता भारत के विरोध में। भारत ने डॉकलैम के अंदर चीन की इस निर्माण परियोजना को रोकने का प्रयास किया। करीब 70 से ज्यादा दिनों तक दोनों देशों की सेनाएं जो है वह एक दूसरे के सामने खड़ी रही। साल 2020 में जब भारत कोविड जैसी बीमारी से संघर्ष कर रहा था, उस दौरान गलवान घाटी में एक खूनी संघर्ष हुआ था। दोनों देशों की सीमाओं का आपस में विवाद हुआ था, जिसमें भारतीय सेना के कुछ जवानों की शहादत हुई थी। साल 2022 में अरुणाचल प्रदेश के तवांग में भी एक झड़प हुई थी। ये सारी की सारी चीजें सिर्फ एक और इशारा करती हैं कि जो नियंत्रण रेखा को लेकर के, जो सीमा को निर्धारित करने को लेकर के विवाद शिमला कन्वेंशन से चला आ रहा है, वह अभी तक भी पूर्ण रूप से सुलझाया नहीं गया। 1962 की जंग ने यह तो साफ कर दिया था कि चीन से किसी प्रकार के संबंध जो है वह बनाने से पहले सीमा निर्धारण बहुत जरूरी होगा, लेकिन कोई भी महत्वपूर्ण कदम इस दिशा में अभी तक नहीं उठाया गया है। आज की मौजूदा स्थिति में कुछ हिस्से चीन के कब्जे में है। नियंत्रण रेखा या लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो है वहां पर एक सेटल्ड बॉर्डर नहीं है, और इसी कारण से समय समय पर दोनों ही देशों की सेनाओं के बीच में इस प्रकार के संघर्ष या इस प्रकार की झड़पें जो है वह होती रहती हैं। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं हम समझ पाए होंगे कि देश के आजाद होने से पहले, उसके बाद की स्थिति, 1962 की जंग और उसके बाद अभी तक क्या क्या बदलाव यहां पर हुए हैं, उस विषय में हम लोग चर्चा कर रहे थे। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए इस प्रकार के विषय महत्वपूर्ण है, और साथ ही साथ अगर आप संघ लोक सेवा आयोग की तैयारी कर रहे हैं तो भारत का जो सीमा प्रबंधन है वो एक विषय है आपकी आंतरिक सुरक्षा में, वहां पर ये विषय जो है वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप विस्तार पूर्वक इस विषय को समझ पाए होंगे, और यदि आप संघ लोक सेवा आयोग के अभ्यर्थी हैं, 2027 में परीक्षा देना चाहते हैं और आपकी परीक्षा को मजबूत बनाने के लिए शून्य IAS ब्रह्मास्त्र 2027 कार्यक्रम आपके लिए लेकर के आया है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत आपको पूरे के पूरे साल भर के लिए टेस्ट सीरीज, मेंटोरशिप, स्टडी मटेरियल, ये सब हमारे द्वारा दिया जाएगा। प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा दोनों के लिए कुल मिलाकर 80 टेस्ट की एक टेस्ट सीरीज आपको दी जाएगी। अध्ययन सामग्री आपको मिलेगी, व्यक्तिगत रूप से आपका मार्गदर्शन किया जाएगा। हर रोज आपके लिए कुछ लक्ष्य निर्धारित किए जाएंगे, आपके मार्गदर्शक आपको उन लक्ष्यों तक पहुंचने में मदद करेंगे। ऐसे दिन प्रतिदिन आप अपने लक्ष्यों को प्राप्त करते हुए अपने परीक्षा के दिन तक शून्य IAS के साथ में तैयारी करेंगे, और हम सुनिश्चित करेंगे कि आप इस परीक्षा को पास करके, संघ लोक सेवा आयोग को पास करके एक प्रशासनिक अधिकारी के रूप में भारत की सेवा करें। दोस्तों किसी प्रकार का आपका सवाल है, आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में एक फॉर्म लिंक के माध्यम से आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। दोस्तों शून्य IAS हिंदी माध्यम के इस चैनल से प्रयास कर रहा है कि हर एक महत्वपूर्ण, चाहे वो नोट्स हो, चाहे कोर्सेज हो या मार्गदर्शन हो, वह हिंदी माध्यम के अभ्यर्थियों को मिले और वह अपनी जो सफलता की यात्रा है उसको अच्छे से पूरा कर सके। धन्यवाद।